बिंडले, पॉवेल वर्सेस ली, राइट। और कौन सा केस किया था हमने, एडम्स वर्सेस लिंडसन, किस चीज पे था ये, लॉस्ट इन ट्रांजिट पे, ठीक है। और कौन सा केस किया था हमने, हाउस होल्ड फायर इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट, ठीक है। एक्सेप्टेंस में काफी सारे केसेस हैं, ये उनमें से एक है। आपको एक और केस दिखवाती हूँ आज, जिस पे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, दैट इज ऑन रॉन्ग एड्रेस। हेडिंग डाल लो, रॉन्ग एड्रेस। मतलब क्या हुआ कि लेट्स से जो आपने चिट्ठी भेजी थी कम्युनिकेशन वाली, एक्सेप्टेंस वाली और ऑफर वाली जो आपकी कम्युनिकेशन थी, वो किसी गलत एड्रेस पे पहुंच जाती है। एक तो हमने किया कि टाइमिंग अलग हो गया, ये सब कुछ जो हमने कल तक कंप्लीट कर लिया। एक हमने लास्ट में किया था लॉस्ट इन ट्रांजिट, दैट मींस गुम गई। एक ऑप्शन और है जिसपे आपका एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन बनाया था कि लेट्स से कि गलत एड्रेस पे पहुंच गई, देन व्हाट इज द सिचुएशन। तो उसमें आपका केस लॉ है जो आपको पेपर में लिखना है, MSJK एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ MP। MSJK एंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ MP, दिस इज AIR 1997 MP, ठीक है। इस पे कोई रेलेवेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है नहीं, सो हम ये MP वाली जजमेंट को रेलेवेंट लेके चलते हैं इन ऑल योर बुक्स, राइट। सो दिस इज कॉमन। सो इस केस में क्या था, बेसिकली देयर वाज अ टेंडर फॉर परचेज ऑफ तेंदू लीव्स, सेम जैसे हमने राजेंद्र के केस में किया था, ठीक है। सो यहाँ टेंडर था फॉर परचेज ऑफ तेंदू लीव्स, TENDU। किस चीज के लिए होते हैं उसमें बताया था, टोबैको रैपिंग एंड ऑल के लिए, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो टेंडर है वो सबमिट किया पटिशनर ने, सबमिटेड बाय पटिशनर ऑन 11/1/93, ठीक है। फैक्ट्स को शॉर्ट में लिखेंगे, सारा डिटेल में मत लिखा करो, जब रिवाइज करते हो फिर आपका मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। सो मेक पॉइंट्स, ताकि आप रेलेवेंट वालों को बाद में क्या करना, जब आप बाद में रिवीजन स्टार्ट करोगे, स्टार्ट पुटिंग रेड मार्क्स ऑन दी पॉइंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट, बाकी मटेरियल मत पढ़ा करो, ठीक है। नोट्स को ऐसे सॉर्ट आउट करा करो। सो सबमिटेड बाय पिटिशनर ऑन 11/1/93, यहाँ उसका जो टेंडर था वो क्या हो गया, एक्सेप्ट, राइट। 93। सो यहाँ आपका टेंडर मांगा था सरकार ने फॉर द परचेज ऑफ तेंदू लीव्स, ये बंदे ने टेंडर भरा ऑन 11/1/93, उसका टेंडर क्या हो गया, एक्सेप्ट, राइट। अब यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट्स थे वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब भेजते हैं, दैट मीन्स द गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजते हैं तो वो जब उसके एड्रेस पे भेजते हैं, कौन सी डेट को भेजते हैं, 12/2/93। इसके सिमिलर फैक्ट्स पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको फैक्ट्स लिखवाऊंगी। जो 3 केस आज आपको लिखवा रहे हैं, 3 भी नहीं रहा, 2 ही है, एक तो इंग्लिश केस ही है, उस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स, राइट। सो यहाँ रिस्पोंडेंट्स ने जब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजी पिटिशनर को, उसके एड्रेस पे वो गई 12/2/93 को, राइट। अब लेटर डिड नॉट रीच द पिटिशनर, रीजन यहाँ क्या था, यहाँ लॉस्ट इन ट्रांजिट नहीं था, यहाँ था इनकम्प्लीट एड्रेस, इनकम्प्लीट एड्रेस। बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। एक तो ऑप्शन आ सकती है लॉस्ट इन ट्रांजिट, एक ऑप्शन आ सकती है इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एड्रेस, राइट। सो यहाँ क्या हुआ, लेटर ऑन he decides to withdraw his offer, later on he decides to withdraw his offer। वो क्या भेजता है, एक फैक्स मैसेज, पहले ये आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था ना, फैक्स मैसेज भी, राइट। सो यहाँ पिटिशनर से रिस्पोंडेंट को क्या जा रही है, फैक्स, राइट। किस चीज के लिए, विड्रॉ करने के लिए। कब जा रही है, ऑन 3
सबमिट किया ना अपना टेंडर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस गई है रिस्पोंडेंट की तरफ से। आप एरोज में कंफ्यूज हो गए मुझे लगता है, समझ आया? हाँ, फैक्स गई इनकरेक्ट फैक्स नंबर पे। किस चीज में कंफ्यूज हुए हो? दोनों ने गलत किया है, जिन्हें पहला लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजी उन्हें भी गलत किया, बाद जिन्हें फैक्स किया उन्हें भी गलत किया। ये दोनों इनकरेक्ट पे आपको क्वेश्चन है, एक भी इनकरेक्ट आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, बट आपको पेपर में जब सेम स्टोरी आई है वो दोनों इनकरेक्ट पे आई है, दैट इज वाई सेम फैक्ट्स पे आई, इसीलिए मैंने आपको लिखवाए हैं, ठीक है? सो यहाँ जो फैक्स मैसेज था वो भी गलत नंबर पे गया। देन petitioner contended that he had withdrawn the offer, ठीक है? सो यहाँ पिटिशनर कंटेंड कर रहा है कि मैंने तो विड्रॉ कर लिया ऑफर, इसमें इनकरेक्ट नंबर या इनकरेक्ट एड्रेस इस सब का कोई रोल ही है नहीं। अब इसमें जो जजमेंट है सिर्फ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। देयर आर 3 लाइंस, प्लीज राइट डाउन। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको क्वेश्चन सेम आ जाता है आपने ये लाइंस लिखनी है। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस, a valid contract had come into existence on, कब आ गया था? जो दोनों लेटर ऑफ 12 तारीख, ठीक है, on 12/2/93। A valid contract had come into existence on 12/2/93 as the dispatch of letter of acceptance, as the dispatch of letter of acceptance had amounted to acceptance, hence the completion of the contract, hence the completion of the contract. Next line, it does not matter that the acceptance letter does not reach the offerer because communication of acceptance at the address given by the offerer amounts to acceptance। यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिखो communication was put in transit, अब इन्होंने आपको इतने सारे फैक्ट्स देके कंफ्यूज किया। बेसिक मुद्दा यहाँ पे क्या है, अगर आपको पेपर में कहीं भी ये आ गया कि कोई भी चिट्ठी, कोई भी फैक्स, कोई भी मैसेज गलत नंबर पे चला गया, ठीक है, जो पोस्टल के अंडर आता है आपकी कम्युनिकेशन, वेदर इट इज वैलिड और नॉट, द आंसर इज वैलिड। अगर उसकी एक्सेप्टेंस जा चुकी है, ठीक है, ट्रांजिट में जा चुकी है, सो इट इज वैलिड, ठीक है? इस पे आप ये केस का रेफरेंस दे सकते हो, ये आपको इसलिए लिखवाया बिकॉज मेनी टाइम स्टूडेंट्स आस्क फॉर द केस, इन केस आपको पेपर में लिखना पड़े। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर सर्टेन मार्क्स दैट आर केप्ट फॉर केस लॉज, पर आप ऐसे भी नहीं कि आप केस लॉज ही पढ़ते रहो, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स में तो इतने केस लॉज है, अगर आप बुक्स उठा के देखो। सो जस्ट रेफर टू द इम्पोर्टेंट वंस, ठीक है? So basically the offer himself gave the wrong address in this case. हाँ, himself gave incorrect एड्रेस दिया गया, गलती से दिया गया या वैसे दिया गया, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है? आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि या तो वो लॉस्ट इन ट्रांजिट होगी या वो इनकरेक्ट एड्रेस होगी, देन द एक्सेप्टेंस इज स्टिल वैलिड इफ इट हैज बीन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। आपने वहाँ चेक क्या करना है, इफ इट हैज बीन पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वो वैलिड, गलत एड्रेस पे पहुंची, गुम गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपकी तरफ से वो एक्सेप्टेंस चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड। जो हमने कल पढ़ा था, एक्सेप्टेंस इज लाइक अ मैचस्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, दैट मीन्स अब नहीं मुक कर सकते, ठीक है? ये इंडिया में सिचुएशन है, दिस इज अ सिचुएशन दैट हैज बीन मेड बाय अ लॉ। अब आवर नेक्स्ट
नेक्स्ट एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन, इस पे भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। अब हमने कौन सी कर ली एक्सेप्टेंस, पहले तो इतनी सारी एक्सेप्टेंस हो गई है, पता भी होना चाहिए। पहले तो हमने क्या करी थी, एक्सेप्टेंस बाय फेस टू फेस, ठीक है, दो बंदे सामने सामने हैं तो वो हो गई आपकी फेस टू फेस, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। फिर आती है आपकी एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, ठीक है, जो हमने सारा वो आपके सेक्शन 3, 4 उसके जो चार्ट्स बनाए हैं वो सारा आता है पोस्ट पे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आते हैं पोस्ट पे, राइट। देन हमारे पास लास्ट आता है एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन और टेलेक्स। टेलेक्स क्या होता है? वॉज ऑल्सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पुराने टाइम में, जैसे हम अभी आपकी टेलीग्राम खत्म हो चुकी है, ऐसे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो आपकी सारी मेन ट्रांजेक्शंस थी दे वर थ्रू टेलेक्स, सो इट वाज काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो इसीलिए हम टेलीफोन ऑब्लिक टेलेक्स लेके चलते हैं, बिकॉज दिस इज फ्रॉम इंग्लिश लॉ, तो आपका एक ऑप्शन टेलेक्स भी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या रूल्स पढ़ते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आपका केस है भगवान दास वाला, इस पे आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता ही आता है पेपर, ठीक है। सो जो हम आज टॉपिक कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी बोरिंग टॉपिक, बड़ा लंबा टॉपिक है, मुझे पढ़ाते ही थक जाते हैं बिकॉज इतना लिखवाना पड़ता है, पर इसमें से एक क्वेश्चन आता है इसलिए हम करते हैं, ठीक है। दिस केस इज देयर इन योर बुक्स ऑल्सो, बट इन बुक्स यू जनरली गेट कंफ्यूज बिकॉज उसमें उन्होंने दिया है मेजोरिटी जजमेंट, ये माइनॉरिटी, ये जजेस के नाम। आपको सीक्वेंस वाइज एक बार मैं बता दूंगी कि क्या क्या हुआ था, आपने जब भी आपको उस पर क्वेश्चन आता है आपने उसका एग्जैक्ट उसी वे से रेफरेंस देना, ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी, दिस इज क्वाइट लेंथी बट वील फिनिश इट टुडे। सो टेलीफोन टेलेक्स बेसिकली क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो पहले। डायरेक्ट और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, डायरेक्ट और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन। अब लेट्स से मैं हरदीप को फोन पे ऑफर देती हूँ, ठीक है, इंस्टेंट है, राइट, डायरेक्ट है, बिकॉज टेलीकम्युनिकेशन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन्स, ये आगे से उसी पे एक्सेप्टेंस दे रही है। सो जो मीन्स ऑफ आपका टेलीकम्युनिकेशन है, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, ठीक है। कई बार वो डायरेक्टली टेलीफोन नहीं लिखते, कई बार वो इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वर्ड लिखवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स, जो अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट्स को देखा उन्होंने गलत किया। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कम्युनिकेशन बाय, किससे डील करता है, उसमें ये सारे आते हैं, फेस टू फेस, टेलीफोन, पोस्ट। एक बार आया था प्रीलिम्स में, सबने गलत किया था, किससे डील करना है स्पेसिफिकली, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग। पोस्ट, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में आए, सो दिस जस्ट डील्स विद बेसिकली पोस्ट। पोस्ट में टेलीग्राम ही आ जाती है ना, टेलीफोन अलग है, टेलीग्राम अलग है, पोस्ट ऑब्लिक टेलीग्राम ऑब्लिक फैक्स, ठीक है, टेलीफोन ऑब्लिक टेलेक्स, कहीं लिख लो ये कॉपी पे साइड पे, राइट। टेलीफोन ऑब्लिक टेलेक्स होता है आपका, पोस्ट ऑब्लिक टेलीग्राम ऑब्लिक फैक्स, इनमें से कोई भी चीज आ सकती है पेपर में, ठीक है। सो इसमें आपका जो 4 है, दैट डील्स विद कम्युनिकेशन बाय पोस्ट ओनली, पुट अ स्टार, दिस इज फॉर योर प्रीलिम्स। अब बात करते हैं इन केस ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन पे हमारा रूल क्या कहता है, दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस is received, the acceptance is received। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि जब it is put in the course of transmission तो as against the offer कंप्लीट हो जाता है, जब उसकी नॉलेज में आ जाता है तो as against the offer, ये सारे हमने रूल्स पढ़े थे, ठीक है। जब हम बात करते हैं टेलीफोन की, तो हमारा रूल क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, when the acceptance is received। फोन के मामले में कैसे होगा, अगर मैंने हरदीप को ऑफर दिया, हरदीप जब फोन पे यस बोलेगी और वो ऑफर ने सुन ली, क्लियरली सुन ली, आई एम यूजिंग वन वर्ड, क्लियरली सुन ली,
तब वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अब इसका आपका केस लॉ है, उससे पहले यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, रिसीव्ड का मतलब होता है, कैपिटल्स में लिखो, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, क्लियरली heard and understood, clearly heard and understood, ठीक है। दैट मीन्स सुनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे वो आपके केस में क्या होता कि दो बंदे बात कर रहे हैं, लेट्स से रिवर पे बैठे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऊपर से एयरक्राफ्ट निकल गया, जो जज ने आपकी स्टोरी सुनाई थी। सो वहाँ बेसिकली क्या हुआ, जब उसने यस बोला सामने वाले बंदे ने वो क्लियरली सुना, राइट। सो यहाँ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होती, या वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हुई, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सो दिस इज द लाइन बेसिकली जिसके आले दुआले आपका ये पूरा केस लॉ घूमेगा, रादर 2 केस लॉस, राइट। सो यहाँ एक और पॉइंट है जो मैं आपको पहले बता देती हूँ। दीज आर द 3 पॉइंट्स जो प्रीलिम में आते हैं इस टॉपिक में से। पहला तो सेक्शन 4, ठीक है, पोस्ट से डील करता है। सेकंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होता है, जब एक्सेप्टेंस रिसीव हो जाती है, क्लियरली होती है और समझ आ जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी मेड at the time and place where acceptance is received or heard, ठीक है। A contract is deemed to be made at the time and place where the acceptance is received and heard. इसमें 2 क्वेश्चंस है बेसिकली। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि कब कंप्लीट होती है, कब कंप्लीट होती है, जब सुन ली। कहाँ कंप्लीट होती है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो कहाँ कंप्लीट होती है, जहाँ जो बंदा है वो उस टाइम पे एक्सेप्टेंस ले रहा है। लेट्स से मैं इससे फोन पे बात कर रही हूँ, ये बठिंडा बैठी है, इसने बठिंडा बैठे मुझे यस बोला, सो बठिंडा इज द प्लेस ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये रूल हमारा किस केस में होता है, टेलीकम्युनिकेशन। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बठिंडा बैठी कर रही है और उस प्लेस को हम इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। लेट्स से देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो आपकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होगी, तो उस केसेस में एक्सेप्टेंस के बेसिस पे आपकी जुरिस्डिक्शन डिसाइड होती है। दैट इज व्हाई दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, जो हम जनरली इग्नोर मार देते हैं। जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं, बिकॉज ये जो केस है भगवान दास वाला यही बड़ा बोरिंग है, सो वी टेंड टू इग्नोर। ये जो पहला पेज है दिस इज फॉर प्रीलिम्स, अब जो अब करेंगे दिस इज फॉर योर मेंस, ठीक है। सो आई विल टेल यू द केस, आप सबको पता है ये केस, भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल। लिख लो, बोरिंग है, 10 मिनट का है, बट वी हैव टू राइट डाउन बिकॉज इंपॉर्टेंट है। भगवान दास जी केदिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। भगवान दास जी केदिया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी। इसका आपको ईयर भी याद रखना है, AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का कहीं कहीं अगर आप लैंडमार्क या ईयर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, राइट। अब यहाँ क्या हुआ था, पॉइंट्स में ही बनाएंगे। जो आपके प्लेंटिफ्स थे उन्होंने ऑफर भेजी डिफेंडेंट्स को, ठीक है। प्लेंटिफ्स ने ऑफर भेजी डिफेंडेंट्स को, कहाँ, ऑन फोन, फोन पे कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन का केस है, राइट। ये जो प्लेंटिफ थे ये कहाँ बैठे थे, अहमदाबाद, और डिफेंडेंट्स कहाँ बैठे थे, खामागांव, ठीक है। सो ये दोनों अलग अलग जगह बैठे थे। अब यहाँ उसने ऑफर दिया फोन पे, डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट्स एक्सेप्टेड द ऑफर, डिफेंडेंट्स एक्सेप्टेड द ऑफर। आपको किसी भी बुक में, किसी भी नोट्स में ये पॉइंट्स में नहीं मिलेंगे केसेस। ये पॉइंट्स में केसेस देने का सिर्फ एक ही फायदा आप लोगों को कि जब आप इसका आंसर फ्रेम करते हो आप एक एक पॉइंट पकड़ सकते हो, वहां आप एक एक पॉइंट पकड़ के अपना मटेरियल ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से सेम पे स्टोरी आ गई तो आप इसको कंपैरिजन में ड्रॉ करोगे, दैट इज व्हाई दीस पॉइंट्स, एग्जैक्ट वही पॉइंट्स यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रेज्ड हियरिन। क्वेश्चन रेज्ड, जहां डिस्प्यूट हुआ वहां कौन सा क्वेश्चन था, herein was, important question क्या था, whether the conversation resulted in
a contract at खेमगांव or at अहमदाबाद। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ क्या रोला था, इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन। अभी मैंने आपको वो क्या ही बोला था ना कि जब डिस्प्यूट होता है तो किस चीज का पहली चीज क्या होती है कि कौन सी कोर्ट डिसाइड करेगी। कौन सी कोर्ट डिसाइड करेगी का मतलब क्या है, किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले 2 लाइंस लिखवा दी है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है, जब सुन लिया और समझ में आ गया। ठीक है, और एक्सेप्टेंस कहाँ, जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिली है वही आपकी प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है। तो इस केस में कौन सी हुई, अहमदाबाद। ठीक है, आंसर आपको पता है, सिर्फ हमने उसकी वो जो बोरिंग सी हिस्ट्री है वो ट्रेस करनी है। क्यों, बिकॉज आपको कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाती है कि ये जज ने ये बोला था, उसको जस्टिफाई करो। ठीक है, देयर आर 2-3 जजेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, लाइक आवर अंकल जी एंसन। ठीक है, तो इसलिए हम ये केस पढ़ते हैं, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। सो यहाँ आप आंसर पहले लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट वॉज मेड एट अहमदाबाद। रीजन क्या था, बिकॉज एक्सेप्टेंस वॉज कम्युनिकेटेड here। अब इसको ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन 2 lines। The contract in case of acceptance, the contract in case of acceptance by phone is deemed to be complete, when the offerer hears the acceptance at his end, full stop। This is unlike acceptance by letter, where the contract is concluded कब होता है, पोस्टेड, हाँ ट्रांसमिटेड। ठीक है, हमने पहला कॉलम किया था ना, अगेंस्ट द ऑफरर का मतलब क्या था, व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तब हमारा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। राइट डाउन, दिस इज अनलाइक एक्सेप्टेंस बाय लेटर वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। अब स्टार्ट करते हैं ट्रेस करना। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ क्या बोला, where no statutory provision is in existence in Indian Contract Act, मैंने पहली लाइन में एमसीक्यू के लिए बताया था ना कि सेक्शन 4 सिर्फ पोस्ट की बात करता है, तो हमारे पास इसके लिए कोई लॉ में प्रोविजन नहीं थी, तो हम कहां से ट्रेस करेंगे इसको, केस लॉस। ठीक है, द कोर्ट्स इन इंडिया have generally been guided by English cases। कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। जब आप टॉर्ट्स भी पढ़ते हो तो आप उसमें देखते हो, रियलाइज करते हो कि वो सारा केस लॉ बेस्ड है। कोई ऐसा तो नहीं आप कहते हो ये टॉर्ट्स का बेयर एक्ट है, देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, बट उसके कितने सारे केसेस हैं जिसके बेसिस पे, नेग्लिजेंस, डॉनगी वर्सेस स्टीवेंसन, कितने केसेस हैं जिनके बेसिस, एंड ऑल ऑफ देम आर इंग्लिश केसेस, अगर आप रियलाइज करो। सिमिलर इज द स्टोरी विद द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब हमें किसी चीज पे शक हो जाता है या हमारी प्रोविजन खुद की इंडियन लॉ की क्लियर नहीं है, तो हम हमेशा एक इंग्लिश केस का रेफरेंस देते हैं। हेंस इंपॉर्टेंट कि आपने पेपर में, लोग क्या करते हैं सिर्फ ये भगवान दास का नाम लिख के खत्म, आपने इस केस का नाम जरूर लिखना है जिसके बेसिस पे इसकी जजमेंट आएगी। ठीक है, कौन सा केस है वैसे प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ, ये सब चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये। सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ एंटोरस केस।
अंडरलाइन कर लो इसे, ये एक प्रिंसिपल है हमारे लॉ में. Sadly, whenever I teach contracts and I ask students, most of the students are not aware of this principle. जबकि सबने भगवान दास का केस पढ़ा होता है, पर भगवान दास की असली मम्मी ये है, इसी से बना है. एंड इफ यू डू नॉट गिव रेफरेंस, एग्जामिनर को पता होता है, वो आपके नंबर काटता है. ठीक है, सो इसका केस मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, क्योंकि आपने पेपर में इसका रेफरेंस देना है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू. एंटोरियोस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट Corporation. Entorios Limited versus Miles Far East Corporation. That is 1955 to ALLER. अब आपका वो केस कब का था भगवान दास का? 66. ये उसके पहले का था. ठीक है, एंड दिस वाज एन इंग्लिश केस. सो दैट इज व्हाई इसमें हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे. तो इंडियन लॉ में जब ये केस आया है, इंडियंस कहते हैं बस हो गया, वहीं से कॉपी करते हैं, बिकॉज इंग्लिश केस में डिसाइडेड है. सो दिस इज द सेम इन आवर कंट्री. ठीक है, सो यहाँ सेम सिचुएशन थी. क्या थी? यहाँ पे जो बंदा था वो कहाँ बैठा था? लंदन. राइट. यहाँ जो दूसरा बंदा था वो कहाँ बैठा था? हॉलैंड. राइट. यहाँ से ऑफर गई टेलेक्स के थ्रू, वन ऑफ द मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. ठीक है, और जो एक्सेप्टेंस आई वो भी टेलेक्स के थ्रू. राइट. सो दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन अराइज हुआ था, whether the contract was made in Holland और इंग्लैंड. ठीक है, सो आंसर इज इंग्लैंड. लंदन में बना है. दो रीजंस है इसके छोटे छोटे, जो आप यहीं पे साइड पे लिख लो. सबसे पहले आपने जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपने लिखना है इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है ये. ठीक है, फर्स्ट जिसको आप एक्सपैंड करोगे पेपर में. दूसरा आप लिखोगे रूल्स ऑफ पोस्ट कैन नॉट अप्लाई. रूल्स ऑफ पोस्ट कैन नॉट अप्लाई. ठीक है, अब आपको बताते हैं जजेस ने क्या क्या बोला था. पहले हमारे जजेस की बात करते हैं. हमारा यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द जज हिदायतुल्लाह. ठीक है, हमारे जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो ये हमारा पहले बताते हैं आपको माइनॉरिटी जजमेंट, माइनॉरिटी व्यू. ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर कोई जजमेंट स्प्लिट जजमेंट आती है उसमें मेजॉरिटी व्यू देखा जाता है. ठीक है, माइनॉरिटी व्यू को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. तो हमारे यहाँ पे एक ही थे ये जस्टिस हिदायतुल्लाह. इन्होंने क्या बोला था? राइट डाउन. दो द लॉ वॉज फ्रेम्ड at a time when telephones wireless were not contemplated. Though the law was framed at a time when telephones wireless were not contemplated. ये क्योंकि आपका लॉ कब बना था? 1872. उस टाइम नहीं हमारे दिमाग में था हमारे पास टेलीफोन भी आ जाएंगे, इससे फास्ट कम्युनिकेशन आ जाएगी. राइट. The language of section 4 is flexible enough to cover telephonic communications. Full stop. When the words of acceptance are spoken, into the telephone, contract immediately arises. ठीक है. सो इन्होंने बोला कि चाहे हमें उस टाइम नहीं पता था, पर जो हमारा सेक्शन 4 है उसको फ्लेक्सिबल लेके चलो.
अगर वो पोस्ट की बात कर रहा है उसी में टेलीफोन की बात करो, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब आपने वहां से कम्युनिकेशन आपकी वो हुई तब भी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट। नाउ राइट डाउन दी मेजॉरिटी जजमेंट। आपके एग्जाम के लिए मेजॉरिटी जजमेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली मेजॉरिटी जजमेंट मानी गई है। these judges prefer to follow the English rule. डिक्टेशन में आई हैव दिस प्रॉब्लम। जस्मीन एक काम और कर दो, ये चेंज करवा दो पेन ना, हो गया इट्स नॉट वर्किंग। जिस दिन लिखने का काम होता है उस दिन ये वैसे ही सुन के ही बंद हो जाता है, इसको भी बोरिंग लगता है। चलो आप लोग लिखो, these judges prefer to follow the English rule as laid in Andreo's case. As laid in Andreo's case. Full stop. They found no reason for extending मुझे खुद नहीं पता लगता मैं कहाँ लिख रही हूँ, इसको ऊपर लिखती हूँ। चलो ठीक, जब आगे भेजिए। कहाँ थे हम? They found no reason for extending the post office rules to telephonic communications. They found no reason for extending the post office rules to telephonic communication. अब हमारे जजेस जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उन्होंने क्या बोला कि हम वही बात फॉलो करेंगे जो इंग्लिश केस लॉ में लेड डाउन है, और क्या लेड डाउन है वो लिखो, ठीक है। उनके एक जज थे लॉर्ड जस्टिस डेनिंग, लॉर्ड जस्टिस डेनिंग। इन्होंने बोली थी ये बात, 3 बातें बोली थी जो कि आपके पेपर में स्टोरी की फॉर्म में आती है। पहली बात उन्होंने बोली, लेट्स से यहाँ पे कोई रिवर है, ठीक है, जहाँ ऊपर नीचे हो गया बता देना प्लीज, मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट। सो यहाँ पे जो दूसरा बंदा है, यहाँ से ऑफर आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, एक्सेप्टेंस। ये स्टडी डायग्राम्स है पर ये बना लो, बिकॉज ये 3 केसेस हैं, आपको डायग्राम से ज्यादा बेटर याद रहेंगे, राइट। एक में रिवर है, लेट्स से मैं और हरदीप खड़े हैं, हमारे बीच में रिवर जा रही है, मैं उधर से ऑफर दे रही हूँ, उधर से एक्सेप्टेंस ले रही है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, राइट, बट दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्टली कवर्ड अंडर लाइक टेलीफोन कम्युनिकेशन, ठीक है। लिखो यहाँ, वेयर द पार्टीज are in presence of each other like 2 persons across a river, full stop. Suppose one shouts an offer, but does not hear others reply, because of the aircraft noise, comma, there is no contract at the moment. Full stop. To be a contract, comma, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ? लेट्स से मैं और हरदीप खड़े हैं, रिवर के इधर खड़े हैं, मैंने इसको ऑफर दिया, इसने आगे से एक्सेप्टेंस बोला। जब ये एक्सेप्टेंस बोल रही थी तो कोई एयरक्राफ्ट निकला, वो मुझे सुनी नहीं, तो हम कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस दोबारा देनी पड़ेगी, ठीक है। सो राइट डाउन, to be a contract, comma, acceptance has to be shouted again, and heard by the other, ये इन्होंने बात की रिवर वाली। अब आप बोलो रिवर वाली क्यों, कि उस टाइम की बात है, ठीक है। देयर यूज्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऐसे करके होते थे, right? Then came the second proposition that he gave,
वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जिसने सब कुछ सपोज कर लिया। सेकंड वाली में क्या था, यहाँ पे जो आपकी रिवर है उसकी जगह क्या है, टेलीफोन। ठीक है, किस मुझे फिर समझ नहीं आ रहा है किस पे ड्रा करूं। बेसिकली यहाँ डायग्राम बना लो और यहाँ है आपका टेलीफोन। एक में रिवर है आपके बीच में, एक में टेलीफोन है। ठीक है, राइट डाउन। सिमिलरली इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, सिमिलरली इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, अब टेलीफोन के केस में क्या हो सकता है, उस जमाने में क्या होता था, जब लैंडलाइन होते थे फोन क्या हो जाता था, डेड। ठीक है, सो ऐसे केसेस आते थे जिसमें फोन यूज्ड टू बी डेड। जब सामने वाला कबूल है कबूल बोलने लगता था तब तक फोन का डेड हो जाता था, आपकी लाइंस। ठीक है, बेसिकली सिमिलरली इन द केस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, इफ द लाइन गोज डेड, if the line goes dead and one does not hear others acceptance, comma, there is no contract at the moment, there is no contract at the moment। वही ब्रैकेट में लिख लो, एक्सेप्टेंस उसको दोबारा बोलनी पड़ेगी, दोबारा उसका नंबर डायल करना पड़ेगा और उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। बंदा सियाना है, अभी हमें इसका पढ़ के ऐसे लग रहा है कि क्या आपका ही मार रहा है, इतनी चीजें बोल रहा है फालतू की, बट इसी से इसने केस लॉ से अपने चीजें ड्रॉ की है। ठीक है, लॉजिकली। देन उसने सोचा एक और चीज हो सकती है जो उस टाइम पे उसने सुनी थी, दैट वाज टेलेक्स। पेज ही आगे कर लेते हैं, ये बेटर है। सो नेक्स्ट वाज टेलेक्स, थर्ड सिचुएशन। सेम डायग्राम, बीच में क्या चीज आ रही है, टेलेक्स। ये किस केस में था, लंदन एंड हॉलैंड वाला केस ही था ना आपका, अपने केस की बात कर रहा है ये, लंदन एंड हॉलैंड। एक बार चेक कर लेना, अगर आपको दिख रहा है वो आ जाए तो प्लीज, आई नीड दिस, आई राइट अ लॉट सो आई नीड इट वेरी अर्जेंटली। चलो, सो राइट डाउन, लाइकवाइज इन द केस ऑफ टेलेक्स, likewise in the case of telex, suppose a clerk in London office tap out on the teleprinter an offer which is immediately recorded on a teleprinter in Holland office। टेलेक्स में भी ऐसे ही होता है, जब वो वहां से टाइप हो इमीडिएटली वहां इंफॉर्मेशन पहुंच जाती थी, दैट वाज वेरी क्विक, राइट। एंड अ क्लर्क at that end types out an acceptance and the teleprinter motor stops। सो पेपर के लिए 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा कि दूर दूर खड़े थे, बीच में कोई शिप निकल गई, कोई तूफान आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जिसमें आप सुन नहीं सके। ठीक है, सेकंड आएगा टेलीफोन, जिसमें लाइंस क्या हो गई, डेड। आपने फोकस किस चीज पे करना है कि एक्सेप्टेंस नहीं गई। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना है, बिकॉज ये कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और वो किस चीज पे बेस्ड होती है, एक्सेप्टेंस गई कि नहीं। ठीक है, थर्ड सिचुएशन आपकी क्या आती है, टेलेक्स वाली। टेलेक्स में आपके जो मोटर है वो खराब होगी और आपकी इंफॉर्मेशन नहीं जा पाई। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट full stop। The clerk at Holland must get through again and send his complete acceptance। अब लिखते हैं 2 लाइन में जो आपने पेपर में हर हालत में लिखना है अगर आपको क्वेश्चन आता है।
इस पे स्टार बना लो, दिस इज व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली राइट। आप ऐसे करके लिखो, रूल क्या है बेसिकली, ठीक है। अगर हम टेलीफोन, टेलेक्स या ये रिवर वाली बात करें, सो यहाँ रूल क्या है हमारा, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर प्लस व्हेन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर प्लस व्हेन द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, ठीक है। द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। सो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनता है, जहां पे आपकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई है, ठीक है। व्हेन बनता है जब आपकी एक्सेप्टेंस अगले को समझ आ गई, कम्युनिकेट हुई, ठीक है। सो दिस इज द थंब रूल। अगर हम पोस्ट की बात करते थे, हमारी हर चीज के लिए अलग अलग थे, बट अगर हम इसकी बात करेंगे, टेलीफोन या रिवर या टेलेक्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। लास्ट लाइन में आप लिखोगे पोस्ट में क्या था, फॉर दोज हु गेट कंफ्यूज्ड, दोनों का फर्क, posting of letter of acceptance completes the contract even though the letter never reached its destination, even though the letter never reached its destination। अगर आप अभी दिमाग खुला रख के सोचो तो बेसिक चीज क्या थी, हाँ जी, उसमें आपने चिट्ठी लिख दी, वो पहुंची नहीं पहुंची, गलत एड्रेस पे पहुंची, गुम गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, टेलीफोन की बात कर रहे हो, तो वो पहुंची होनी चाहिए, ठीक है। और जुरिस्डिक्शन किसकी होगी, जहां पहुंचेगी, हाँ जी। Put into the course of transmission. This has been laid by the judgments, जो हमने उसमें पढ़ी है, आपको लिखवाई नहीं मैंने वो एडम्स वाली और ये सारी सेम, जैसे ये चीज भी जजमेंट के थ्रू ही बनी ना। एंटोरियो के केस में बोला, फिर वो भगवान दास में हमने कॉपी किया है ना, सॉरी हम इंडियंस कॉपी करते हैं, सो हमने जजमेंट कॉपी कर ली। सेम वो एडम्स के केस में हुआ और हमारी जजमेंट में हमने उसे कॉपी कर लिया, सो उसी से रूल्स बन गया है। वैसे देखा जाए तो इट इज अ रिकॉर्डेड क्लास, आई शुड नॉट से दिस, पर इसका फायदा क्या है, हम अब क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें, बट सिंस ये आपके पेपर में सिलेबस है, अब नन ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली रेलेवेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करते हो, रिवर के कंढे खड़े होके यहाँ टेलीफोन पे, इट इज इमीडिएट, व्हाट्सएप, मेल्स। सो आपको एक क्वेश्चन कई बार इंटरनेट पे भी आ जाता है, इंटरनेट बेसिकली इज कवर्ड अंडर पोस्ट, ये याद रखना, ठीक है। अगर पेपर में बाई चांस क्वेश्चन आ गया, दैट इज कवर्ड अंडर पोस्ट। आजकल ऐसे थोड़ी होता है कॉन्ट्रैक्ट, सो दीज आर ऑल पुरानी वाली थिंग्स, बट ये पेपर में वो बड़ा वो होता है भगवान दास, या बेसिकली मेल। सो उस पर आपके यही रूल्स लगते हैं। एक केस लो भी है, अगर आपको चाहिए मैं आपको कल लिख के ला दूंगी, मुझे नाम भूल गया उसका, इंटरनेट में आप उसको लिख सकते हो, थोड़ा फैंसी लगेगा। इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेम, जस्मीन आप मैसेज कर देना, एक बार मुझे याद कराना, वंस आई एम एट होम अराउंड 8-9 o'clock। हाँ, एडवर्टीजमेंट में तो कार ले लिया है, जनरल ऑफर ही हो गया ना वो एक तरीके से, जहाँ भी आपका एडवर्टीजमेंट, जनरल ऑफर, तब आपका वो केस आएगा। इनविटेशन में आपका वो आएगा, कौन सा है, सॉरी मैं खुद ही भूल गई, इनविटेशन में कौन सा केस किया था हमने, मेरे पास चलो मेरे सारे नोट्स हैं, अगर किसी को चाहिए हुआ, फार्मास्यूटिकल एंड द अदर वन, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वाला। इन केस आप में से किसी के नोट्स भी मिस हुए हैं, तो अब आज मेरे पास मेरा सारा पोथा है, बिकॉज आई हैड सम क्लास समवेयर, सो आई हैड टू टेक दैट, सो आप मुझसे वो ले सकते हो। हाँ मुस्कान, आई थिंक आपने आंसर भेजा था, आप 2 मिनट ब्रेक लो, आप लोगों ने बहुत लिखा है। सो उसमें आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट दैट आपने रेवोकेशन के बारे में काफ़ी मटेरियल लिखा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज इन एग्जाम यू विल नॉट हैव टाइम। तो आपने रेवोकेशन कैसे कैसे होती है उसका भी चार्ट बनाया है, द आंसर इज गुड बट इट इज़ वेरी लेंथी, इफ आई से आई टेल वेरी एग्जैक्ट थिंग, इतना पेपर में नहीं लिख सकते, ठीक है। सो द आंसर इज परफेक्ट, जस्ट दैट उसमें से रेवोकेशन वाला माइनस कर दो। है तो क्वेश्चन रेवोकेशन पे है, बट आपने रेवोकेशन का लिमिटेड लिखना है, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी, ठीक है। इफ इट इज क्लियर टू यू प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे कंफर्म कर लेना, ठीक है।
स्टार्ट करें। अब यहाँ आपका टॉपिक हो गया खत्म, थैंकफुली ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म हो चुका है। कल हमारा लास्ट टॉपिक है रेवोकेशन। रेवोकेशन हम वैसे कर चुके हैं, ठीक है, उसके वो चार्ट्स वगैरह सारे बना चुके हैं। जस्ट वन सेक्शन इज लेफ्ट, सेक्शन 6, वो कल हम इजी सी क्लास रखते हैं, लाइटर क्लास, उसमें हम सेक्शन 6 खत्म करते हैं। एंड एनी अदर रेलिवेंट, जैसे आपके कुछ दिमाग में कोई केस लॉ चाहिए या कुछ भी मटेरियल, सो बेसिकली वी आर डन विद इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, ठीक है, एंड योर ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन विद योर क्वेश्चंस। अभी मेरे पास, अभी हमारे पास है 15-20 मिनट, 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपके 10 ईयर पेपर्स में से हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वेरी क्विकली वी कैन सॉल्व देम, बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीटेडली सेम ही आते होते हैं, कुछ तो बहुत सौखे हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट टाइम जब आंसर लिखोगे ना, इतना लंबा नहीं लिख के भेजना, दैट इज जस्ट माय पॉइंट, दैट्स इट। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इजी क्वेश्चन, इसी पे लिखो पहले क्वेश्चन। अ स्टॉक ब्रोकर इन बॉम्बे, a stock broker in Bombay made an offer by teleprinter to a stockbroker in Delhi. A stockbroker in Bombay made an offer by teleprinter to a stockbroker in Delhi who immediately accepted the offer through teleprinter. सारी ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही है? टेलीप्रिंटर। अगर आपको टेलीप्रिंटर के बारे में नहीं पता, आपने ये मूवी जरूर देखी होगी, वन मूवी, आज हमारा आज तक का सबसे बड़ा स्कैम जो हर्षद मेहता स्कैम, उसके ऊपर एक मूवी आई थी। इफ यू हैव वॉच्ड दैट मूवी, हिंदी मूवी थी वो बेसिकली। नहीं देखते? हाँ जी, देखा करो थोड़ा ये मूवीज, जो थोड़ी ऐसी चीजों पे बनती है ना, विच आर एक्चुअली बेस्ड अपॉन सम बिग थिंग्स दैट हैपेंड इन आवर कंट्री। हर्षद मेहता का स्कैम है, ठीक है, वो आप गूगल करके ही देख लेना चाहिए उसके बारे में। तो जो आप देखोगे ना, स्टॉक मार्केट में जितनी ट्रांजैक्शंस होती थी हर्षद मेहता के टाइम पे, दे वर ऑल थ्रू दिस टेलीप्रिंटर्स। एक बड़ी हेल्प हो जाती है, अगर आप थोड़े जनरली अवेयर होते हो ना, तो पेपर में आपकी स्पीड तेज हो जाती है। जब आप ऐसे वर्ड्स देखते हो, आपको पता होता है किससे कनेक्ट करने हैं, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा मूवी शूवी भी देखा तो पेपर क्लियर हो जाएगा, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ड्यू टू अ टेक्निकल फॉल्ट, कॉमा, the message of acceptance was not received in Bombay. Due to a technical fault, the message of acceptance was not received in Bombay, full stop. Is there a valid contract? Is there a valid contract between the stock brokers? Explain giving 2 reasons. अब मैं आपके लिए आंसर राइटिंग थोड़ी सी टफ बना दूंगी, बिकॉज आई विल आस्क यू द एग्जैक्ट थिंग, ठीक है। एक्सप्लेन गिविंग 2 reasons. जस्मीन आंसर आता है? फिर ये मांग के लो। आई फील हैंडीकैप विदाउट दिस। उसको बोलो कि दे दे अब एक्स्ट्रा। हाँ जी, ऑनलाइन ऑल्सो यू हैव टू रिप्लाई, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर होएगा। अभी हम ये 5 मिनट पहले ये चीज पढ़ के हटे। इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पे नहीं इतना टाइम लगाना, ये तो इंस्टेंट आनी चाहिए, स्पीड तेज हो जानी चाहिए। 2 महीने बाद तो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होगा, आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब आपके यहाँ से निकल जाएंगे पूरे एक बार। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, पेपर के लिए स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखना आपने इसमें? इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन, एंड यू विल अंडरलाइन दिस इज दी, yes, acceptance was not there, so no contract, because acceptance आपकी पहुंच नहीं पाई।
अब यहाँ पे दो चीजें जिसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्या वो दो चीजें हैं? आज भैया ही गायब हो गए। हाँ जी, केस लॉ, ठीक है। सो हियर यू विल गिव द केस भगवान दास एंड एंड्रियोस केस। अब अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, इसमें सारा भगवान दास लिखने नहीं लग जाना या एंड्रियोस केस, यू जस्ट हैव टू राइट 2 लाइंस ऑफ द जजमेंट, दैट्स इट, ठीक है। कई लोग पेपर में माइनॉरिटी व्यू मेजॉरिटी व्यू वहाँ लिखने लग जाते हैं, ऐसे आप पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आते हैं सबसे औखे क्वेश्चन पे, लिखो जो आप आपसे सॉल्व करवाते हैं। जैसे औखा करना है पहले, चलो औखा वाला करो। आई जस्ट वांट टू सी योर नोटबुक्स हाउ यू डू दिस। समीप टेलीफोन्स फ्रॉम दिल्ली, राइट निखिल। अभी आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, सारे जाने करोगे, जितने भी आप ऑनलाइन बैठे हो ना, सब ने करना है प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई जस्ट वांट टू सी आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। वन वे कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। समीप टेलीफोन्स फ्रॉम दिल्ली, Sameep telephones from Delhi to Rakesh in Bombay, offering to buy goods, full stop. Rakesh accepts the offer. सो बेसिकली क्या हुआ, समीप ट्रांजैक्शन कर रहा है किसके ऊपर, टेलीफोन के थ्रू, ठीक है। दिल्ली में, राकेश कहाँ बैठा है, बॉम्बे में। अब राकेश ने वो कर ली एक्सेप्ट। लेटर ऑन राकेश फेल्स टू मेक द रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ मटीरियल, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समीप फाइल्स अ सूट अगेंस्ट राकेश for damages at Delhi, full stop. Rakesh contends that Delhi court has no jurisdiction to try the case. आंसर सबको आता होगा, समझ गए। अब यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, अगर मैं आपका पेपर बना रही होती, मैंने यहाँ क्या डिफरेंट आपसे पूछना था, आर्ग्यू द केस, लिखो आर्ग्यू द केस ऑन बिहाफ ऑफ समीप as well as Rakesh. अब समझ आया, जो आपको इतनी बड़ी कहानियां लिखाई हैं, इतनी पोथियां लिखाई हैं, वो क्यों कब काम आती हैं, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मेजॉरिटी व्यू माइनॉरिटी व्यू ये सब चीजें लेके चलनी पड़ती है। जिसका माइनॉरिटी व्यू है वो यहाँ पे काम आ जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई वी गिव यू सच लेंथी केस लॉस। अब आप सब लोग इसको लिखोगे, दिस इज अ रिक्वेस्ट, चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, एक बार लिखो।
आंसर क्या है? दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है किस लाइन से पता लग रहा है आपने? राकेश एक्सेप्ट्स द ऑफर, ठीक है, सो दैट मींस एक्सेप्टेंस हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ आपने ये बताना था दिल्ली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि आप दोनों साइड से कैसे लिखते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो लिख के बता दो बस क्विकली। These are the pointers that you need to follow basically. आप जब भी आप पेपर में, you are my students now, just make sure जब भी आप पेपर में कॉन्ट्रैक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, always use this word as per the facts of the case in hand, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स में हमेशा आपने ये लाइन यूज करनी है जब आप दो चीजों का फैक्ट्स एंड कंपैरिजन ड्रॉ करोगे। से किसी ने नहीं लिखा, नेहा, निखिल, अलीशा, सीपीसी के अंडर, हाँ जुरिस्डिक्शन की बात है, सिविल केस है, दिस इज अंडर सीपीसी, इज करेक्ट, दिस इज अंडर सीपीसी। बट आप यहाँ पे हम वो वाली जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रहे 9, 10, 11, ठीक है, रेस जुडिकेटा और जुरिस्डिक्शन सेक्शन 9, यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली। This is a civil dispute. This is under CPC, but we have to discuss contracts. आप लोगों का सबका दिमाग ना ज्यादा दौड़ता है, पेपर में ये भी कंफ्यूजन हो जाती होती है। मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ देखा, आप कई चीजें ऐसे सोचते हो यहाँ ये है, पूछा कुछ होता है, कहीं पहुंचे होते हो। अभी इस टॉपिक के अंदर पूछ रहे हो तो डायरेक्टली है ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स के रेफरेंस में फिलहाल आपने दिमाग रखना है, सीपीसी लगाना ही नहीं, ठीक है। जल्दी बताओ आंसर क्या है? वही तो पूछ रहे कैसे बनाओगे? हाँ हाँ, यू नीड टू ड्राफ्ट इट, वही तो आपसे पूछा गया है। पेज टर्न करो, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप घंटा लगाओगे इसको लिखने में, लिख के लेके आना मेरे, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है आंसर राइटिंग में वो मुझसे चेक करवा लेना, पहले क्वेश्चंस कर लो क्योंकि 10 इयर्स कंप्लीट करने हैं हमें कल तक, इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं खींचना मुझे, बिकॉज आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए भी इफ देन आई गेट टाइम आई विल गिव क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, सौखे वाला करते हैं पहले, लेट्स डू द इजी वंस फर्स्ट। ऑफर मेड बाय ए, ऑफर मेड बाय A is accepted by B, is accepted by B, but shortly thereafter B changes his mind, and sought to revoke his acceptance by giving a telex to A, ठीक है। सो यहाँ ऑफर हो गया था, एक्सेप्टेंस भी हो गया था, बाद में ये बंदे ने क्या कर लिया, चेंज ऑफ माइंड। ये यहाँ क्या करना चाहता है, रिवोक अपनी एक्सेप्टेंस। अभी मैं एक जगह ये क्वेश्चन अभी लिखाई रही थी, एक बच्चा बोलता आउट ऑफ सिलेबस, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तक पढ़ाया था, ये कहाँ से आ गया रेवोकेशन। सो यहाँ कॉमन सेंस
क्वेश्चन भी पूरा नहीं करने दिया, राइट? सो sought to revoke his acceptance by giving a telex to A. However, the telex message did not reach A due to some fault in A's office machine. Full stop. Whether there occurred a concluded contract or not. कितना सौखा है, अब इसमें क्या आपका सिलेबस है? ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर होएगा? Yes, because acceptance यहाँ पे yes. So basically the answer here is yes, concluded contract. अब मुझे जो समझ में आया, वो क्यों कंफ्यूज हुआ होगा, उसने कहा होगा इसने जो टेलीकम्युनिकेशन के रूल्स है वो ऑफर के समझाए थे, एक्सेप्टेंस के समझाए थे, विड्रॉल के तो समझाए नहीं। उसमें उसको जैसे पोस्टल में किया था ना हमने, ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, उस कंटेक्स्ट में लिया, एंड ही एक्चुअली पैनिक्ड एंड ही सेड आउट ऑफ सिलेबस। सो पेपर में उसको इस एंगल से सोचना है कि पहले स्टोरी तो समझ लो। वो आपको बता रहे ऑफर भी हो चुका, एक्सेप्टेंस भी हो चुका, यहाँ एक्सेप्टेंस पहुंचा ही नहीं, सो आपका रेवोकेशन हो चुका, ठीक है? दैट मींस रेवोकेशन नहीं पहुंचा, राइट? राइट डाउन द नेक्स्ट स्टोरी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, पहले इजी वाले लिखवाते हैं। ए फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पंजाब, ये रिवर वाले पे स्टोरी है। ए फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ पंजाब makes an oral offer to sell certain goods to B who is standing on the territory of Haryana. अब इसमें लाइन पढ़ के समझ आ जाता है किस चीज की बात कर रहा होगा, जैसे हमने वो रिवर वाला किया था, ठीक है? दो बंदे हैं, वो टेरिटरी अलग अलग पे खड़े हैं, एक पंजाब की एक हरियाणा की। वैसे कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, कोई बॉर्डर पे खड़े होकर थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होगा, बट दे मेक्स दीज क्वेश्चंस, राइट? बी immediately communicates his acceptance to A. B immediately communicates his acceptance to A. Later on, B commits breach of contract. Which court will have jurisdiction in this case? अब जो आप ये लिख रहे हो, ये आपको पेपर में तो लिखी लिखाई स्टोरीज आती हैं। ऑलवेज टेक पेंसिल विद यू। जब आपको ऐसी स्टोरीज आती है ना क्वेश्चन पेपर पे, ऐसे दो गोले से बना के फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना कितना सौखा है। एक्सेप्टेंस जा चुकी, किधर गई एक्सेप्टेंस? पंजाब, ठीक है? सो डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्विकली हो जाता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से बाय दीज क्लासेस, कि आपको ये हेल्प हो जाए कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। अब इसमें 2 पॉइंट्स आपने लिखना है। पहला पॉइंट लिखना है दिस इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रिवर हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सारी टेलेक्स हो गया, आपकी क्या होती है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन। एंड सिंस द एक्सेप्टेंस हैज बीन रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट। Since the acceptance has been received, the contract is complete. And the acceptance is received in Punjab. The acceptance is received in Punjab. Therefore, Punjab court will have jurisdiction in this case. Punjab court will have jurisdiction in this case. लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस हैं पर कर लो, हो सके तो घर से कर लाना, नहीं तो रिलायंस लिमिटेड exhibited in their showroom
इन देयर शोरूम। किस पे क्वेश्चन है ये? इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, पहली लाइन में ही पता होता है, उसके बाद बस सोचना ही है, फ्रेम ही करना है उसको, राइट। सो रिलायंस लिमिटेड एग्जिबिटेड इन देयर शोरूम अ लैपटॉप with latest configuration and attached to it a price of rupees 40,000, a price of rupees 40,000. Anjali visits the showroom and tenders a cash amount of rupees 40,000 for its purchase. अब वो बूट कैश वाले में क्या हुआ था, बाद में दुकानदार ने क्या कहा था, मुकर गया था। उसने कहा मैंने इसको सेल नहीं करना। सेम फैक्ट्स पे स्टोरी है, जस्ट आपने इसको कैसे लिखना है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। द कंपनी however refuses to sell the laptop saying that it has only one laptop left, and that has been already sold to someone else. Full stop. Discuss whether Anjali can compel Reliance Limited to sell the laptop. मुस्कान, मुझे लगता है ना सीपीसी ज्यादा पढ़ लिया, बहुत स्टेट कोड्स कहाँ से आ जाएंगी। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्टेंस, वो भी तो केस लॉ बताया था, एक्सेप्टेंस जहाँ जाती है उसी की कोड होती है। सो एक्सेप्टेंस गई है इन पंजाब, यहाँ सीपीसी नहीं लाना, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या लिखोगे इसके आंसर में अब रिलायंस लिमिटेड वाले में? यस, इनविटेशन। पहले आप ये 2-3 लाइनें लिख के फिर आप लिखोगे द फैक्ट्स आर सिमिलर टू द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, ठीक है। फिर आप क्या करना शुरू करोगे, उसके फैक्ट्स उठाओगे और फार्मास्यूटिकल के फैक्ट्स उठाओगे और उनका कंपैरिजन ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लास्ट में आप एक लाइन में लिखोगे दैट टू सम अप दिस इज ओनली सिमिलर फैक्ट्स, सो इसका जजमेंट भी वही है, सिमिलर टू दैट, ठीक है। एंड दिस वाज द केस लॉ ऑन, लास्ट लाइन में लिख देना इनविटेशन टू ऑफर एंड अंडरलाइन, ठीक है। दिस इज हाउ योर आंसर हैज टू बी। लास्ट क्वेश्चन जल्दी लिख लो। आपको ये चीजें मैं वैसे दोनों लेटर नोट बताती रहती है, मैंने टेस्ट सीरीज में एक बार क्वेश्चन दिया था, आगे से मुझे किसी ने कहता था दुकान वाले बेवकूफ हुए ना जिन्होंने फिर भी उन्होंने उत्ते रखा है, फिर बुक कर दे क्यों गए हैं। वो कह रहा हमने लिखा ना एग्जिबिटेड, सो उसने पूरा, ऐसा नहीं मैं तो पंजाबी में बोल रही हूँ, उसने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया मुझे कि तो दुकान वालों की गलती है, ब्रीच हैज कम फ्रॉम द साइड ऑफ द शॉपकीपर। सो ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पहली लाइन में हिंट होता है कि किस टॉपिक पे उसी पे रहना है, चाहे वो गलत लग रहा है चाहे सही लग रहा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, राहुल offers to sell his Indica से वो गाना याद आ जाता है आजकल, इंस्टा वाला, his Indica car to फरहान। देखो कौन से जमाने का गाना है और आजकल उस पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है इस गाने की। सो राहुल ऑफर्स टू सेल हिज इंडिका कार टू फरहान फॉर ₹50,000 ऑन 1st of October। Farhan sends a letter to Rahul accepting the offer.
On 3rd October, which is apparently my birthday, on 3rd October, Farhan changes his mind and sends a telegram to Rahul for revocation. ठीक है, अब वो टेलीग्राम का स्टेटस ड्रॉ करते हैं. टेलीग्राम रीचेस ऑन द मॉर्निंग ऑफ 4th of October. ठीक है, टेलीग्राम रीचेस मॉर्निंग ऑफ 4th of October. जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस थी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस इवनिंग ऑफ 4th of October. डिसाइड क्या वैलिड है. सिर्फ एक लाइन है जो आपको लिखनी है और अंडरलाइन करनी है. दैट इज व्हाई आई मेड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. रेवोकेशन रीजन क्या लिखोगे इसमें? बिफोर द नॉलेज. ओके, एक और वर्ड यूज करना है आपको यहाँ. देखो जैसे मेरे गरारी फंस जाती है ना कि इन्होंने ये नहीं बोला, ऐसे एग्जामिनर की फंसती होती है, तभी आप सिलेक्शन से रह जाते हो. वो चीजें फिक्स रखा करो कि ये तो अगला बंदा सोचेगा ही सोचेगा. He tried to revoke it by a speedier mode of communication. Always